नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम गरिमा भारती है। हाल ही में आपने देखा कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर मतदान हुए। हमने आपको तमाम वीडियोस दिखाए, पब्लिक ओपिनियन दिखाए, जिसमें महिलाएं खुलकर बात कर रही हैं। उसके बाद हमने आपको वोटिंग के दिन की भी कई तस्वीरें दिखाई, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोटिंग कर रही थी। और उससे भी जरूरी बात कि वो कैमरे के सामने आकर खुलकर ये बात कर पा रही थी कि उन्हें अपने क्षेत्र के लिए क्या चाहिए, उन्हें अपने आने वाले भविष्य के लिए क्या चाहिए और वे अपने बच्चों के लिए कैसा भविष्य चुनना चाहती हैं। अब ये चर्चा का विषय है कि आखिरकार इतने छोटे से टाइम स्पैन में क्या हुआ कि महिलाएं इतनी मुखर हो गई, खासतौर पर बिहार की महिलाएं जो शायद कभी बोलने से कतराती थी। आज इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर निम्मी रानी है, आई स्पेशलिस्ट हैं, और इनको चर्चा में शामिल करने का मकसद यही है कि आई स्पेशलिस्ट होने के साथ अपने आंखों को खुली रखती हैं, सोसाइटी को देखती हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव सिटीज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना होगा, आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मैम, जब हम इस बार बांकीपुर उपचुनाव को कवर करने के लिए ग्राउंड पर थे और इलेक्शन के दिन भी ग्राउंड पर थे, तो हमारे 8 सहयोगी अलग अलग एरियाज में पूरे विधानसभा में घूम रहे थे और उन सभी के वीडियोस में, उन सभी के ओपिनियन में एक चीज कॉमन थी कि इस बार के मतदान में महिलाएं खुल के बोल रही हैं। अब उन्होंने किसको वोट किया हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्हें अब पता है कि उनको क्या करना है, उनको क्या चाहिए। आपको क्या लगता है? आप भी अपने इर्द गिर्द चीजें देख रही होंगी, आपके पेशेंट्स भी आते होंगे, क्या लग रहा है कि क्या बदलाव हो रहा है? इस पुरुष प्रधान समाज ने हमेशा से महिलाओं को बड़ा कमतर आंका है और यहीं पे मैं कहती हूँ कि भूल हुई है। महिलाएं जो है ना, वो हमारे समाज की जो आधी आबादी जिसे हम बोलते हैं, ये सच पूछे तो इस पूरी समाज और इस पूरे देश की वास्तविकता में रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन हमेशा उनकी बौद्धिक क्षमता को, उनकी मानसिक क्षमता को, उनकी हर किस्म की काबिलियत को और कम करके डिसीजन मेकिंग को हमेशा ना शक की निगाह से देखा गया या उसको अंडर एस्टिमेट किया गया है। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, खास तौर पे जब हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि अगर सच पूछिए तो महिलाओं को बिहार में वाणी जो मिली ना, वो नीतीश जी के राज से मिली है जी, जिसमें एक बहुत बड़ा अहम जो उनका फैसला रहा शराबबंदी का, वो कहीं ना कहीं जो महिलाओं का जो दिल है ना, वो उसको उस सोल टच करना जिसको बोलते हैं ना, उनकी अंतरात्मा, उनकी दिल की बात जो है ना, वो सुनी गई जब शराबबंदी जैसी नीति को लागू किया गया। बहुत से कंट्रोवर्सीज हैं इस बात पर कि वो कितना सफल रहा है, वो उनका वो जो उनकी जो नीति है। लेकिन आज भी मैं दूर दूर से जो गांव से महिलाएं आती हैं हमारे हॉस्पिटल में, उनसे जब इस संदर्भ में बात होती है तो उनका सबका कहना है, कितना भी हुआ, नीतीश जी ने जो ये काम किया ना, इस चीज़ के लिए हम उनकी इस नीति के लिए हमेशा उनके आभारी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बिहार को लॉ एंड ऑर्डर की जो बहुत विषम परिस्थिति थी, अराजकता का दौर था, उससे निकाल कर जब नीतीश जी के शासनकाल में, जब बिहार का वो जो दौर था, उस समय कानून व्यवस्था को दुरुस्त करके और महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाली जो नीतियां उन्होंने लागू की, तो सच पूछिए तो थोड़ी ध्वनि और थोड़ी वाणी में स्ट्रेंथ जो है ना महिलाओं का, तो उसी समय से हुआ। लेकिन अब इधर हम और आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे बिहार में बहुत राजनीतिक हलचल के लिए अगर जाना जाता है, बिहार बहुत सी चीज़ें बदलती रहती हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, हमने देखा बड़े आरोप लगे कि सिर्फ 10,000 पर सारी महिलाओं ने अपना मतदान कर दिया। उस समय भी लोगों ने गलत आंका। आज तक वो चीजें ट्रोल हो रही है। आज भी वो चीजें ट्रोल होती हैं। पूरे देश भर में बिहार के लोगों का जो राजनीतिक परिपक्वता है ना, उसका आकलन करते समय लोग इसी बात का उदाहरण देकर मजाक बनाते हैं कि 10,000 पर आप लोगों ने अपना मत बेच दिया। लेकिन उस समय भी महिलाओं ने ना कुछ सोच समझ कर ही मतदान किया। उस समय आप ये सोचिए कि ऑप्शंस कितने थे हमारे हाथ में, ऑप्शंस की कमी थी। उस समय जो उन्हें बेहतर लगा उसको लैंडस्लाइड मतदान देकर लोगों ने सत्ता सौंपी। तो उसके पीछे भी वही था, लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, वही सारी बातें महिलाओं ने उस समय भी सोची।
अब उससे भी हम आगे आते हैं तो बांकीपुर का चुनाव है, उपचुनाव। अब इसमें क्या हुआ है, छोटी छोटी सी बातें हैं। अब है कि लोगों का थोड़ा सा, मैं ये कह सकती हूँ खास तौर पे महिलाओं का, उनको ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जो वहाँ के एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में उभरे हैं, उनके रूप में उन्हें एक पढ़ा लिखा एक ऐसा आदमी नज़र आ रहा है, एक ऐसा नेता नज़र आ रहा है जो शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात करता है। और उनकी बातें ज़्यादा विश्वसनीय लोगों को क्यों लग रही हैं, वो इसलिए लग रही हैं कि वो एक सेल्फ मेड आदमी है, उनके साथ कोई नेपोटिज्म या किसी बड़े पॉलिटिकल फैमिली का बैकग्राउंड नहीं है। वो एक छोटे से घर के लड़के, और वहाँ से बढ़कर उन्होंने अपना प्रोफेशन स्टैब्लिश किया, देश विदेश में नाम किया, वापस बिहार आए, बहुत लंबी पदयात्रा की उन्होंने, काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया, विधानसभा में चारों खाने चित हुए, और उसके बावजूद वो खड़े होकर वापस फिर बिहार की इन्हीं मुद्दों को गर्मजोशी से वापस से उन्होंने इस उपचुनाव में उठाया। तो लोगों को कहीं ना कहीं जो एक बिहार की जनता के ऊपर एक ये भी तो टैग लगा हुआ है ना कि ये सिर्फ जात पात पे वोट करते हैं जी, कभी भी वास्तविक मुद्दों पर हम वोट नहीं करते। हमेशा से वी हैव बीन अ सब्जेक्ट ऑफ मॉकरी नेशन वाइड। जात पात भी, और ये भी देखते हैं कौन किसका बेटा है, कौन किसका बेटा है, हाँ बस। तो इसी पर जो आज तक हम मतदान करते आए हैं ना, सच पूछिए तो जब एक ऑप्शन हमें मिला तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, सभी ने सोचा है कि हम ये भी दिखाएं कि हमें भी समझ है, हम भी सोच सकते हैं और हम भी उचित फैसला ले सकते हैं, बशर्ते कि हमें ऑप्शंस मिलें। इस एक सूटेबल ऑप्शंस की भी कमी बिहार की राजनीति में रही है। मैम, आप डॉक्टर हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। अभी हाल ही में नीट को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उसमें सिर्फ असामाजिक तत्व थे, क्योंकि आपके भी जान पहचान में बहुत सारे बच्चे होंगे जो नीट की परीक्षा दे रहे हैं या फिर दिए होंगे। उनकी क्या परेशानियां थी वो आपको ठीक ढंग से पता ही है। और इस इतने बड़े आंदोलन के बाद, जिसका सबसे बड़ा रूप जंतर मंतर के बाद बिहार में ही देखा गया कि इतने सारे बच्चे जेल भी गए, उन पर लाठियां भी बरसाई गई, कुछ असामाजिक तत्व भी थे, उन पर हालांकि एक्शंस होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है मैम कि इसके तुरंत बाद बांकीपुर का चुनाव होना और महिलाओं का इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाना, क्या उन्होंने जो रील्स के माध्यम से देखा, स्क्रॉल किया, उन्होंने देखा कि उनके उम्र के बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे हैं या फिर बदलाव होना ज़रूरी है, ये हिट किया उनको? मैं कहूँगी कि नीट में जो पेपर लीक हुआ उसके विरुद्ध जो जंतर मंतर पर जो हमने प्रोटेस्ट देखा, वो बहुत ही रेलेवेंट प्रोटेस्ट था, और ये बहुत लॉन्ग टाइम से ड्यू था, मैं तो ये बोलूँगी। मैं तो कह रही हूँ कि मेडिकल एजुकेशन में इस तरह की धांधली दशकों से होती आ रही है। छिटपुट इसके लिए आंदोलन हुए, लेकिन एक राष्ट्रव्यापी इस तरह का आंदोलन तो नहीं हुआ। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि सारे के सारे इसमें अभद्र और असामाजिक तत्व थे। बहुत से लोग थे जिनकी की मन की पीड़ा वाकई में जेन्युइन थी, और वो एक रेलेवेंट विषय पर वो बोलने के लिए और वहाँ पर अपने विचार रखने के लिए आए थे। तो ऐसे में मैं ये भी कहूँगी कि इन्हीं महिलाओं ने जब सोशल मीडिया पर और बाकी जो हमारी प्रिंट मीडिया है और इन सब के थ्रू उन्होंने जाना कि कैसे उनके बच्चों की उम्र के ही बच्चे वहाँ पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, शायद उनके भी बच्चे, बिल्कुल। बिहार से भी काफ़ी लोगों ने इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात उनके अंतर्मन को भी ज़रूर छुई होगी कि ये बच्चे कहीं तो हमारे ही बच्चे हैं, और अगर उनके दुख में अगर हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे, और ये हमारा, और कौन खड़ा होगा। और इसी चीज़ को रीइंफोर्स करने के लिए अगर उन्होंने सोच समझकर मतदान किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर, तो मैं कहूँगी कि बिहार में इस पहल की बहुत आवश्यकता थी। हालांकि एक बात कही जा रही है कि इस चुनाव से कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला, ना किसी की सरकार गिरेगी ना किसी की सरकार बनेगी, पर यह चर्चा ज़रूर है कि इससे एक मैसेज जाएगा कि लोगों ने जात और धर्म के ऊपर सोचना शुरू कर दिया। उन्हें अच्छी सड़कें चाहिए, उन्हें साफ नालियाँ चाहिए, उन्हें अपने बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन, अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण चाहिए। तो ये शायद एक मैसेज है। एक जवाब जो आपने थोड़ी देर पहले दिया था कि नीतीश कुमार को महिलाएं बहुत पसंद करते हैं, हम लोग अपने टर्म में कहते हैं कि नीतीश कुमार की चुप्पा वोटर्स हैं महिलाएं, कि आप सिखा पढ़ा दीजिए, वो वोट नीतीश कुमार को करके आएंगी। और मुख्य मुद्दा आपने बताया शराबबंदी।
एक एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। आपके पास बहुत सारी ग्रामीण इलाके की महिलाएं आती होंगी। मैं जिस इलाके से आती हूँ उसको सीमांचल कहते हैं, मैं कटिहार ज़िले से हूँ। और वहाँ पर शेरशाहवादी लोग, जो बंगाली मुस्लिम्स होते हैं, उनकी भी आबादी है काफ़ी। और कोई रिक्शा चलाने का काम करता है, कोई खेतों में मजदूरी करता है। एक महिला की कहानी है कि उसके पति रिक्शा चलाया करते हैं। तो जब शराब खुली हुई थी बिहार में, हालांकि बहुत लोग बोलेंगे कि शराबबंदी फेल है, ठीक है, फेल है, हर जगह मिलती है शराब, पर ये कैसे सफल हुआ महिलाओं के नज़र में, मैं बस उसकी छोटी सी कहानी बता रही हूँ। तो जो शराब खुला हुआ था, तो उसका पति दिन भर की कमाई से अपने लिए शराब और शराब के साथ खाने का नाश्ता खरीद के वो खा पी लेता था। और वो घर आकर देखता था, चूल्हा छूता था। अगर चूल्हा गर्म है तो वो अपनी पत्नी को उठाकर खाना पूछता था कि खाना दे दो, और अगर चूल्हा ठंडा होता था तो वो कोई बॉदर नहीं करता था कि वो किसी से पूछे कि खाना बना है, तुम लोगों ने, बच्चों ने खाया या नहीं। तो मतलब उसके पत्नी और बच्चे भूखे पानी पीकर सो रहे थे। और अगर कभी उसको ज्यादा भूख लगती थी शराब पीने के बाद और फिर भी चूल्हा ठंडा होता था, तो वो इस चीज को नहीं मानता था कि मैं पैसे नहीं लाया, वो पत्नी को पीटता था। और जब शराबबंदी लागू हो गई तो वो इस डर से पीटना छोड़ दिया कि अगर मेरी पत्नी बाहर निकलकर हल्ला कर देगी कि इसने मुझे शराब पीकर पीटा है तो क्या हो जाएगा, हम तो जेल चले जाएंगे। और दूसरा ये कि वो पैसे कमाकर घर लाने लगा, क्योंकि शराब इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, या कॉस्टली भी हो और गई कॉस्टली भी हो गई, और ब्लैक में लेना हमको नहीं लगता कि हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो बात हो गई नीतीश कुमार की, कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी ला दी, लड़कियों को साइकिल बांटे, स्कूल के यूनिफॉर्म दिए, और बहुत प्रोत्साहित किया बच्चियों को जो ग्रेजुएशन करती है उनको स्कॉलरशिप, फर्स्ट आए तो इतने पैसे मिलेंगे, ये सब। पर प्रशांत किशोर ने क्या कर दिया जो महिलाएं उनके साथ एकदम एक मुश्त चल दी? देखिए, मैं फिर वही कह रही हूँ, कई बार होता है ना कि जब कोई सरकार बहुत लंबे समय तक रह जाती है तो उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ असंतोष तो वैसे भी पनपने लगता है। और दूसरा, इस चुनाव की अगर हम बात करें, बांकीपुर उपचुनाव की हम बात करें, तो मेरा तो अभी भी मानना है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है या जो यहाँ के जो गवर्नमेंट है, इन लोगों ने बहुत ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अभी ऑलरेडी पावर में हैं, उन लोगों ने बड़े हल्के में लिया है इस चुनाव को। उन लोगों ने बहुत ही लाइटली लिया। हुई बड़ी मुश्किल, चने चबवा दिए। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, उन्होंने ना बहुत ही हल्के में इसको लिया। और मैं मेरा अभी भी मानना है कि अगर उन्होंने कोई एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट या दावेदार उतारा होता अपनी तरफ से, तो मैं तो ये मानूंगी कि जनता इसको एक किस्म का एरोगेंस, एक अहंकार के रूप में भी देख रही है। जनता इस बात से गुस्सा हो गई कि आपने कहा कि हम किसी कुत्ता बिल्ली को भी उतार देंगे। बिल्कुल, तो ये अहंकार जो है ना, किसी भी नेता का राजनीति में पतन का पहला चरण होता है। जिस दिन अहंकार आपके मन में आ गया, आपका जनता की नज़र में गिरने का कार्यक्रम चालू हो गया। तो ये अहंकार तो कभी नहीं करना चाहिए। आपने जब देखा कि प्रशांत किशोर जैसे दमदार दावेदार, पढ़े लिखे और ऐसे इंसान, जो कि मैं बार बार उनकी इस बात के लिए तारीफ करती हूँ कि सेल्फ मेड अचीवर हैं वो, उन्हें उनके पीछे में कोई बैकअप नहीं था, उन्होंने अपने दम पर और अपनी शिक्षा के दम पर वो आज इतना बड़ा उन्होंने एक नाम और एक मुकाम हासिल किया है। तो वैसे ही उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है ना, जब वो मुंह खोल के बात करते हैं विजन की, कोई लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स की, कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, कैसे हम फ्लड्स रोकेंगे, तो उनकी बात में ना दम नजर आता है। सीधा बोलते हैं, शिक्षा तो आपको मिलेगी ही किसी भी हाल में। तो ये शायद लोगों को हिट करता है। बिल्कुल, तो उनकी विश्वसनीयता उनकी इसी बात को देखकर, और दूसरा उदासीनता में कहूँगी, ऑपोजिशन जो उनके विपक्ष में जो लोग खड़े थे, उन लोगों में एक उदासीनता दिखी है, एज इफ वो इस चुनाव को हारना ही चाहते हैं। उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया कि इस चुनाव को हम जीतें। और ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, पता नहीं उनके जो लीडरशिप है उनके दिमाग में क्या चल रहा था। तो ये तो खैर वो सोच जाने क्यों उन्होंने इस तरह से एकदम से इम्बैलेंस और जिसका कोई तुलना ही नहीं कर सकते, इस तरह का कैंडिडेट उन्होंने क्या सोचकर उतारा है। जस्ट बिकॉज कि या तो फिर आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना ही नहीं चाहिए, तो ये भी एक बहुत गलत मैसेज है। जो कि पढ़े लिखे लोग, पटना है, ये शहर है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की तादाद और संख्या ज़्यादा है, और बिहार भर के लोग रहते हैं। हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के
के लोग वहाँ रहते हैं। तो आप कैसे ऐसा सोच सकते हैं कि अगर ये मैसेज आपकी किसी भी हरकत से जाएगा कि पढ़ाई लिखाई को आप तवज्जो नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं दे रहे, तो जनता उस चीज़ को आराम से एक्सेप्ट कर लेगी और वो स्वीकार्य होगा आम जनता को। मुझे लगता है यहीं पर चूक हुई है। अच्छा मैम, आखिरी सवाल, कैसा लग रहा है ये सुन के, जान के और समझ के कि महिलाएं वोट देने के लिए खुद फैसला लेने लगी है? ये सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, खास करके ग्रामीण इलाकों के लिए, जहाँ पर वो किनको वोट करेंगी इसका फैसला उनके घर के मुखिया, पति या बेटे या ससुर लिया करते थे। कैसा लग रहा है? ये एक बहुत अच्छी पहल है। मैं कहूँगी अगर वाकई में महिलाओं ने अपने दिल की बात सुनकर, और जब मैं कहूँ उनकी दिल की बात सुनकर, तो ये सिर्फ एक भावनात्मक निर्णय नहीं रहा होगा, इसके पीछे बहुत से प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल रीजंस रहे होंगे कि उन्होंने क्यों चुना है किसी भी कैंडिडेट को वोट देने के लिए। और तब ये ज़्यादा मायने रखता है जब उन्होंने अपने घर के मुखिया या जो अपने घर के पुरुष हैं उनके विरोध में जाकर किसी को मतदान करने का निर्णय लिया। और मैं तो हमेशा से कहती आई हूँ कि महिला जो है ना, उसको प्रकृति ने ही विदुषी बनाया है, वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन वो गृहिणी है, घर की लक्ष्मी है, और उसके ऊपर वैसे ही सरस्वती माता का आशीर्वाद है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कोई बहुत बड़ी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो, लेकिन जितनी प्रैक्टिकल और अपने सोशल इसकी समझ, सामाजिक परिवेश की समझ और परिस्थितियों की समझ और आकलन करने की क्षमता एक महिला में होती है ना, वैसी पुरुषों में नहीं होती है। इनबिल्ट इंटेलेक्ट इनबिल्ट होता है, मल्टीटास्किंग होती हैं, सब तरह की चीज़ों को सारे क्षेत्र में काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर संभालती हैं, पति को संभालती हैं, आस पड़ोस के पचड़े लड़ाई झगड़े संभालती हैं। तो महिलाओं को तो कम आंकना बेवकूफ़ी है। हमेशा से इस पुरुष प्रधान समाज ने ना उनको बहुत निखरने का वो नहीं दिया। तो जब भी उन्हें मौका मिला है, अगर वो वाकई में अपने लिए फैसले ले रही हैं, तो ये एक बहुत ही वेलकम साइन है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने पूरे महिला इस बार जो बांकीपुर की वोटर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया एक तरीके से कि उनके भीतर क्या भाव था। शुक्रिया। तो आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। शुक्रिया।